हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि अगर आप दिसंबर 2025 का इकोनॉमिक्स का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए सेल्फ स्टडी की क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी, जिससे डेफिनेटली आपका जो है इस बार का एम जो है जेआरएफ का वो आपका पूरा होगा, आपके सपने पूरे होंगे। चाहे आपका जेआरएफ का सपना हो, चाहे नेट का सपना हो, चाहे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना हो। और ये सेल्फ स्टडी की जो स्ट्रेटेजी है सिर्फ इकोनॉमिक्स एग्जाम के लिए नहीं, चाहे आप कोई भी पेपर दे रहे हो, हर एक एग्जाम के लिए सेल्फ स्टडी की ये स्ट्रेटेजी मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी रहने वाली है। और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट चीज जो है वो मैं यहाँ पे लेके आई हूँ कि आप क्या बेस्ट रिसोर्सेज का बेस्ट तरीके से, मतलब कि आप कैसे सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। बिकॉज सेल्फ स्टडी करने के लिए आपको इनर मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होगी, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। जब हम खुद से हर चीज जो है वो करते हैं, आपकी मेहनत जो है वो डबल हो जाती है। तो इस चीज को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ बेस्ट स्ट्रेटजी सेल्फ स्टडी के लिए। सबसे पहली चीज कि आपके पास क्या होनी चाहिए, आपके पास एक 5 आर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। 5 आर स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है? हर एक आर का मतलब अलग है। फर्स्ट आर, फर्स्ट आर आपको क्या बताता है? दैट यू हैव टू रीड द कॉन्सेप्ट, रीड द थ्योरी। सबसे पहले आप उसे क्या करेंगे? रीड करेंगे। रीड करने के बाद आप क्या करेंगे? उस चीज को रिवाइज करेंगे अगेन एंड अगेन। देन आपको क्या करना है? उस चीज को रिटेन रखना है, याद रखना है। और रिटेन कैसे होगा? रिवाइज करने से। देन आप क्या करोगे? री अटेम्प्ट करोगे, 2-3 बार, 4 बार, 5 बार। जब उस चीज को करोगे, क्वेश्चंस करोगे, तो आपकी क्लैरिटी जो है वो और ज्यादा मजबूत होगी। एंड लास्ट आर आपको शो करता है रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट इन योर फाइनल एग्जाम। दिसंबर 2025 का आप एग्जाम देने वाले हैं, उसमें आपको अपनी जितनी भी आपने स्ट्रेटेजी लगाई है, जितना भी आपने पढ़ा है, अपने सोर्सेज को यूज किया है, जितनी मेहनत करी है, उस चीज को रिफ्लेक्ट करने का टाइम है। तो ये 5 आर स्ट्रेटेजी मोस्ट एंड मोस्ट यूजफुल आपके लिए रहने वाली है आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। इसके बाद आपको क्या करना है? पहले आपको ये 5 आर स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, और 5 आर स्ट्रेटेजी फॉलो करने के बाद आपको जो है अपने पीवाईक्यूज को जो है वो सॉल्व करना है। और सॉल्व ये नहीं करना है कि क्वेश्चन के साथ आंसर कर लिए, नहीं। प्रॉपरली आपको हर एक पीवाईक्यू करना है, कम से कम 2018 से लेके अब तक के 2025 तक के पेपर। ये पेपर आपको डेफिनेटली जो है वो सॉल्व करने हैं। या तो आप क्या कर सकते हो? पर यूनिट सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो कि आपने मान लो आज 2018 का पेपर लिया और इसमें से आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन किए 2019 में से। मैंने इसकी पीडीएफ जो है वो ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दी है, और 2013 से शायद उसमें है। 2013 से लेके अब तक शायद जून 2024 तक के पेपर हैं, और इसके बाद के जो पेपर हैं वो मैंने टेलीग्राम पे शेयर भी कर रखे हैं, ठीक है। और आपको मिल भी जाएंगे कहीं ना कहीं से। सो टेलीग्राम पे है ऑलरेडी। आपको क्या करना है? या तो आप यूनिट वाइज करो या आप फुल लेंथ करो। तो आप पीवाईक्यूज करोगे, और पीवाईक्यूज को आपको क्लासिफाई करना है कि ये मेरा कॉन्सेप्ट बेस्ड का क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका फैक्ट बेस्ड का क्वेश्चन है, कि ये आपको चाहिए इसमें कि फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फैक्ट याद रखना इंपॉर्टेंट है मैचअप के क्वेश्चन है, बिकॉज ये क्वेश्चन आपके क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। और ये आपका क्या है? एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे अपनी थ्योरी को आपको क्या करना है? अप्लाई करना है, न्यूमेरिकली इस चीज को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपके एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो अच्छे से मजबूत हो जाएंगे। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो कोई भी गलत नहीं करेगा, तो ये क्वेश्चंस आपको भी गलत नहीं करने हैं, ठीक है। देन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एंड आपके कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस। इस तरीके से अगर आप क्लासिफाई करोगे तो डेफिनेटली जो है वो आप क्वालिफाई कर लोगे। उसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको रिवीजन करना है उनका मैक्सिमम। क्वेश्चंस का आपको रिवीजन करना, और रिवीजन इस तरीके से करना है कि आप क्वेश्चंस के साथ उसकी थ्योरी जो है वो रिवाइज करो। क्वेश्चन रिवाइज करने को नहीं कह रही हूँ मैं, थ्योरीज को रिवाइज करने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि ये क्या होती है? ये मोस्ट रिपीटेड थ्योरीज होती हैं, और ये थ्योरीज ही बार बार आती हैं, बट क्वेश्चन को घुमा के जो है वो पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें पीवाईक्यूज सॉल्व करने के साथ, आपको क्या करना है? अपने मॉक टेस्ट को बहुत ही स्मार्टली प्लान करना है, और इसके लिए मैं आपके लिए एक सरप्राइज लेके आऊंगी। उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मॉक टेस्ट को आपको स्मार्टली जो है वो प्रिपेयर करना है, स्मार्टली प्लान करना है प्रॉपर, कि हमें किस तरीके से मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है। पहले आप क्या करो? वीक में सिर्फ एक मॉक टेस्ट लगाओ। आपने पढ़ा, फिर आपने मॉक टेस्ट दिया।
ये अनाउंसमेंट मैं इसके रिगार्डिंग आपको कर दूंगी कि मॉक टेस्ट के लिए मैं क्या चीज कर रही हूँ, बिकॉज आप लोगों के सबसे ज्यादा डाउट थे कि मैम मॉक टेस्ट कहाँ से सॉल्व करें, कैसे होगा। तो इस चीज का सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेके आऊंगी मॉक टेस्ट का। ठीक है, आपको क्या करना है, मैं आपको ये चीज बता देती हूँ कि आपको पहले तो 1 वीक वीक में आपको एक मॉक देना है। 1 मॉक पर वीक जो है, ये आपको स्ट्रेटेजी जो है वो फॉलो करनी है। उसके बाद आप धीरे धीरे इंक्रीज कर सकते हो, आपकी जितना सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा उसके अकॉर्डिंग, कि आप 2 मॉक पर वीक दो या फिर 3 मॉक पर वीक दो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, अब मॉक देने के बाद आपको मेन चीज क्या करनी पड़ती है, यू हैव टू एनालाइज। एनालाइज आपको करना पड़ेगा कि आपकी कितनी एक्यूरेसी आ रही है, आपकी कितनी एक्यूरेसी है, कितनी आपने सिली मिस्टेक्स से क्वेश्चन जो है वो गलत किए हैं, कि आपको आते हुए क्वेश्चन जो है वो आपने कम गलत किए। और तीसरी चीज आपको फाइंड आउट करनी है कि आपकी वीक यूनिट्स क्या है और आपको कौन सी यूनिट्स पे जो है वो मेहनत करने की जरूरत है। मॉक टेस्ट आपको सिर्फ ये चीजें जो है वो एनालाइज करके बताता है कि आप कितना परसेंट एक्यूरेट कर रहे हो, आप गलतियां कहाँ कर रहे हो, आपकी यूनिट्स जो है वो कहाँ पे वीक है। ये चीज आपको करनी है और इसको रिवाइज करना है हर 7 दिन में। जाके वीक में एक बार जो है अपनी गलतियों को एनालाइज करना है, देखना है कि मेरी वीक यूनिट्स कौन सी है, उनको मैंने कितना बेहतर किया, अगले मॉक में मैं उसको कितना बेहतर कर सकता हूँ, क्या इसमें कुछ इंप्रूवमेंट हुआ। मैंने पूरे, अगर मान लो कि आपने फर्स्ट बार मॉक दिया और आपके बन रहे हैं 150, तो आप पूरे वीक अब पढ़ाई करोगे, और पूरे वीक पढ़ाई करने के बाद आप देखोगे कि नेक्स्ट मॉक में आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। क्या अभी भी मेरी माइक्रो इकोनॉमिक्स उतनी ही वीक है, तो इसका मतलब मुझे अभी और मेहनत करने की जरूरत है। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आपको अपनी एक फॉर्मूला की नोटबुक बनानी है। जितने भी फॉर्मूले रिलेटेड आपके क्वेश्चन अब तक के आए हैं, आप एक रजिस्टर या एक नोटबुक जो है वो बना लो, जिसमें आप अपने सारे फॉर्मूलाज लिखो, आपके ग्राफ्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए, या फिर आपको कोई ऐसा लगता है कोई ट्रिकी सी चीज है, कुछ अलग सी चीज है जो आपको नहीं याद रहेगी, तो वो चीज आप नोट डाउन करोगे, उसको रिवाइज करोगे। ठीक है, उसको रिवाइज करोगे, और लास्ट के 15 दिनों में ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा काम जो है वो आएंगी। ये आपको रिवीजन, ये जो आप रजिस्टर बनाओगे वो आपका लास्ट के 15 डेज में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो आप संडे टू संडे रिवाइज करो और लास्ट के 15 डेज अपने इस रजिस्टर को कंप्लीट जो है वो रिवाइज कर लेना। देखो, लास्ट के 2 से 3 दिन, अगर आपने टॉपर की स्ट्रेटेजी वीडियो और मैंने जो अपलोड की थी वो अगर आपने देखा हो, तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने भी यही कहा था कि आप जो है लास्ट के 10 दिन छोड़ दो, वहां से आप कुछ मत पढ़ो, जो आपने पढ़ा है बस उसको रिवाइज करो। अब जो आपने पढ़ा है उस वो आपके पास कुछ होना भी तो चाहिए ना, तो आप जो अपनी 1 पेज के आप नोट्स बना रहे हो या फिर आप शॉर्ट नोट्स जो बना रहे हो वो रिवीजन के लिए काम आएंगे। तो ये फॉर्मूले की नोटबुक बनानी है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस की आपको नोटबुक बनानी होगी। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस की मैंने प्लेलिस्ट अलग से बना रखी है, और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके जेआरएफ में 4 चांद लगाएंगे, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, ये बहुत बार आते हैं, रेगुलरली आते हैं, और ये आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो एक आपको बनानी है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस की नोटबुक, उसको रेगुलरली जो है वो रिवाइज करते जाना है, क्योंकि ये चीजें याद नहीं रहती हैं। ठीक है, उसके साथ साथ आपको अपने फॉर्मूले की नोटबुक बनानी है। ठीक है, ये 2 चीज आपको करनी ही करनी है। अब देखो, आपकी सारी मेहनत करने के बाद भी अगर आपको लगे कि आपका एग्जाम जो है वो आपका टफ है, तो ऑन टफर साइड आपका जो है वो एग्जाम आ गया, आपने एग्जाम स्टार्ट किया और आपने देखा 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे, उस वक्त आपको क्या करना है, ये चीज में मैं आपको अभी बता देती हूँ। उस वक्त, या फिर आप मॉक टेस्ट लगाओगे, उस वक्त भी आपको ये सोचना है कि कई मॉक टेस्ट जो होंगे वो थोड़े से टफर साइड पे आपको मिल सकते हैं, इसलिए मिल सकते हैं कि आपको उस दिन के लिए प्रिपेयर किया जाए कि अचानक से अगर एग्जाम जो है वो टफ आ जाए तो आप क्या करोगे। फर्स्ट चीज आपको क्या करनी है, आपको पैनिक नहीं करना। एक तो लोग पैनिक में ये गलती कर देते हैं कि जो आता हुआ है वो भी गलत कर देते हैं। आप पैनिक नहीं करोगे क्योंकि आपकी कट ऑफ जो है वो उसके अकॉर्डिंगली अपने आप एडजस्ट हो जाएगी, तो ये टेंशन आपको लेने की जरूरत थोड़ी ना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। पैनिक नहीं करना है, क्योंकि जो आती हुई चीज है वो भी आप क्या कर दोगे, गलत कर दोगे। आपको क्या रहना है, यू हैव टू स्टे काम। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको कामली जो है चीजों के साथ डील करना है। हालांकि ये मेरे लिए कहना, शायद अभी आप लोगों को लगेगा कि मैम आप तो सिर्फ बता रही हो, आपके लिए कहना आसान है। उस वक्त जब एग्जाम देते हैं तो सिचुएशन अलग होती है, तो उस वक्त जो एग्जाम दोगे उस सिचुएशन को हर दिन फेस करो। हर दिन अपने आप को उस माहौल में रखो कि मुझे ये पेपर देना है, मुझे काम रहना है, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, तो उस वक्त भी मुझे जल्दबाजी नहीं करनी। सारी चीजें, वो वैसा एनवायरनमेंट अपने आसपास जो है वो क्रिएट करके रखो कि भाई यही मेरा मॉक टेस्ट भी इस तरीके से दो कि यही मेरा रिजल्ट है। देखना फिर उस वक्त अपने आप टेंशन आ जाएगी। तो यू हैव टू स्टे काम पहले 30 मिनट।
आप काम रहो, आराम से काम रहो, क्योंकि टफनेस जो है वो वेरी करती है सेक्शन वाइज। जरूरी नहीं है कि अगर आपके स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन टफ आ गए तो लास्ट के भी 10 टफ ही होंगे, पूरा पेपर टफ ही होगा, नहीं। कई बार ये होता है कि स्टार्टिंग में टफ डाल देते हैं, फिर आपको लास्ट में पता चलता है कि लास्ट में तो इजी इजी क्वेश्चन थे। तो डरने की जरूरत नहीं, नहीं आ रहा स्किप करो आगे बढ़ो, नहीं आ रहा स्किप करो आगे बढ़ो, लेकिन छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उस वक्त उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है ये सोच के कि ये क्वेश्चन मेरा क्या आ गया, टफ आ गया। ठीक है, नाउ थर्ड मैं आपको क्या स्ट्रेटेजी दे सकती हूँ, आपको अपने क्वेश्चंस को स्मार्टली अटेम्प्ट करना है। स्मार्टली अटेम्प्ट करने का मतलब क्या है, जो चीज मैं आपको अभी बता रही थी कि आपको अगर एमसीक्यू में किसी में डाउट है, कोई आपको कंफ्यूजन हो रही है, उस वक्त के लिए उस चीज को छोड़ो। उस वक्त अगर आप उस पे एक क्वेश्चन पे 10 से 15 मिनट लगा के बैठ गए, आपने पूरा न्यूमेरिकल देखा, सॉल्व किया, नहीं आया, तो ये आपकी बेवकूफी है कि आपने इतना टाइम इस चीज पे लगाया। इस चीज के लिए आपको पहले से स्मार्टली प्लान करके चलना पड़ेगा। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आप एग्जाम देने वाले हो। ठीक है, तो जहां पे भी अगर आपको कंफ्यूजन लगे कि ये चीज मैं नहीं कर पाऊंगा, कोई कंफ्यूजन है, तो उस चीज को उस वक्त के लिए छोड़ो, और पहले आप आगे के सारे क्वेश्चंस का लेवल देखो, और फिर आप लास्ट में उन चीजों को करो। ठीक है, इसके बाद आप क्या करना है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो पेपर 1 आपका बैकअप होना चाहिए। पेपर 1 इज योर बैकअप, क्योंकि पेपर 1 आपका ऐसा है जो आपको जेआरएफ अगर आपको चाहिए तो आप पेपर 1 को छोड़ ही नहीं सकते, बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि यही पेपर 1 जो है वो आपको मैक्सिमम स्कोर आप यहाँ से जो है वो ले सकते हो। आपका टारगेट होना चाहिए 70 प्लस, तो मैं मिनिमम कह रही हूँ 70 प्लस का टारगेट आपका होना ही होना चाहिए, मतलब आपके 35 क्वेश्चन सही होने ही होने चाहिए, और हमेशा 35 प्लस का टारगेट आपको रखना ही रखना है। और पेपर 1 आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू के बेसिस पे। कुछ रैंडम एरर्स होती हैं हमेशा पेपर में, लेकिन नहीं, पीवाईक्यू आपका बहुत स्ट्रॉन्ग एक पॉइंट है पेपर 1 में। आप पेपर 1 के पीवाईक्यूज करो, और पीवाईक्यूज करो, उसके कॉन्सेप्ट देखो कौन सा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को जाके अपना पढ़ लो, अच्छे से पूरा पढ़ लो कि एक पर्टिकुलर थ्योरी आई है, उस थ्योरी को पूरा पढ़ लिया, टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड कुछ आया, रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड कुछ आया है, एपीए एमएलए शिकागो इससे रिलेटेड है, इसको पढ़ लो पूरा जाके, क्या दिक्कत है। कहीं ना कहीं बहुत सारे टीचर्स ने पेपर 1 आपको पूरा फ्री मिल जाएगा यूट्यूब पे, बस आपको टॉपिक डालना है और आपको एन नंबर ऑफ वीडियोस मिल जाएंगी, जो टीचर आपको अच्छा लगता है उससे पढ़ लो, क्या दिक्कत है। पेपर 1 के लिए कोई कोर्स वोर्स मुझे नहीं लगता है लेने की जरूरत पड़ती है। पेपर 1 तो आप सिर्फ पीवाईक्यू से देख के कर सकते हो, और यूट्यूब पे सर्च करो, वो टॉपिक आपको मिल जाएगा। उसके बाद सबसे बड़ी चीज होती है कि आपका कॉन्फिडेंस ही आपको जीत दिलवा सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस आपको हमेशा लेके डूबता है, ये सच बात है। आप अपना पूरा पेपर ऐसे करो कि वो पेपर आपके कंट्रोल में है, आपके कंट्रोल से बाहर नहीं गया है। ये सोच के करो कि नहीं ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, कोई नहीं, अगला आएगा अगला आएगा, तो आप क्वेश्चन में काम रहोगे। अगर आप डर गए ना पहला क्वेश्चन देखते कि ये क्वेश्चन तो नहीं आया, पता नहीं ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, मुझसे तो नहीं होगा, यहीं पे ही आपका कॉन्फिडेंस लूज हुआ और आपकी नैया डूब गई। अब आप आगे के क्वेश्चन जो आसान होंगे वो भी आपको आसान नहीं लगेंगे। तो कॉन्फिडेंस इज द मेन की टू विन इन एनी एग्जाम। यू हैव टू बी अ कंट्रोल इन योर पेपर। आप पेपर करते वक्त अपना कंट्रोल पूरा अपने हाथ में आपको रखना पड़ेगा। अपना आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप कुछ नहीं कोई जॉब वॉब नहीं कर रहे तो 8 से 10 घंटे दो, अगर आपको सच में इस बार एग्जाम क्लियर करना है। और नहीं क्लियर करना तो फिर एग्जाम दो ही मत, कोई लॉजिक ही नहीं है। अगर आपको सच में चाहते हो ना कि इस बार आपको जेआरएफ चाहिए, तो कम से कम 8-10 घंटे दो। जो जॉब नहीं कर रहे हैं, ये उनके लिए कह रही हूँ, जो जॉब कर रहे हैं वो अपने हिसाब से अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। मैं आपको बता सकती हूँ कि डेली रूटीन आपका क्या रह सकता है। जैसे मान लो कि आप 7 से 9 जो है पेपर 2 करो, पेपर 2 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने 7 से 9 जो है वो पेपर 2 किया। उसके बाद आप क्या करो, 9 से 11 बजे तक अपना काम वाम बाकी की चीजें करो, और 11 से 12 तक आप करो पेपर 1। उसके पीवाईक्यू सॉल्व करो, उसकी प्रैक्टिस करो, उसके कॉन्सेप्ट्स पढ़ो। 11 से 12, 12 से 2 छोड़ दो, फिर 2 से 3 आप क्या करो, अपने वही पीवाईक्यूज एमसीक्यूज पेपर 2 के जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट करो। ठीक है, फिर आप 6 से 7 क्या करो, 6 से 7 में आप अपने नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर लो प्रॉपरली, उनके शॉर्ट नोट्स बना लो। जैसे मैंने कहा कि फैक्ट बेस्ड के बना लो, इंडियन इकोनॉमी के बना लो, बजट का इसका बजट का इकोनॉमिक से, ये तो चीजें वही है ना, चेंज तो होने नहीं वाली। तो 6 से 7 आप क्या करो, अपने नोट्स बनाओ, फिर आप इस हिसाब से अपना मैनेज कर सकते हो, देख लो, और इसमें बीच में आप अपने घंटे लगा लो। इसमें आप अपना टाइम टेबल ऐसे बनाओ, एक साथ नहीं कि एक साथ बैठ के मैं 4 घंटे पढ़ रहा हूँ, नहीं, आप 2-2 घंटे के जो है वो बना लो स्लॉट्स, और उन 2 घंटे में पढ़ते रहो, बीच में अपना ब्रेक भी लेते रहो, ताकि आपको ये 2 घंटे ऐसे भारी भी ना लगे कि ठीक है अगर मैं 2 घंटे ही कर रहा हूँ तो उसके 2 घंटे बाद मैं ना ये 5 मिनट के लिए वॉक कर लूंगा, ये कर लूंगा। रील स्क्रॉल करोगे तो आपका दिमाग खराब होगा उस चीज से, वो मत करना। ठीक है,
आप अपना जहाँ से पढ़ रहे हो उनका आप देख लो कि वो आपको कैसे स्ट्रेटेजी क्या बता रहे हैं, उनकी क्लासेस किस वक्त है, उस टाइम का आप स्लॉट खाली रखो, उस टाइम पे आप वो चीज पढ़ लो जैसे पढ़ना है। इकोनॉमिक्स क्लासेस पे भी आपकी जो है पेपर 2 की इकोनॉमिक्स की क्लासेस जो है वो चल रही है डेली रात को 9 बजे, एकदम फ्री, कोई इसके लिए चार्जेस नहीं है, ठीक है। तो वहां से आप देख सकते हो, और आप खुद से कर रहे हो तो आप खुद से कर सकते हो, ठीक है, खुद से कर लो। और बाद में जो है वो वीडियो आके देख लो किसी की भी, जिसकी भी आपको अच्छी लगती है, मैं यहाँ पे पब्लिसिटी करने नहीं आई, ठीक है। वीकेंड पे आपको क्या करना है, अच्छे से अपना रिवीजन करना है, प्रॉपर आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। देखो, मेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके लिए क्या बोल सकती हूँ, JRF जो है, इट डजंट गो टू द फास्टेस्ट। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो एकदम तेजी से, पहले ही दिन तो उन्होंने 8-10 घंटे पढ़ाई की, उसके बाद 2-2 3-3 घंटे जो है वो पढ़ना शुरू किया, या फिर धीरे 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 उनकी वो जो पूरी जितनी एनर्जी के साथ आज आप शुरू कर रहे हो ना, एंड तक आपकी उतनी ही एनर्जी मेंटेन रहनी चाहिए। सो JRF डजंट गो टू द फास्टेस्ट, इट goes to the one who does not stop, जो रुकते नहीं हैं उनके पास जाता है, उनके एग्जाम क्लियर होते हैं। जो रुकते नहीं है, आज पढ़ा कल नहीं पढ़ा, 3 दिन का ब्रेक ले लिया, एक हफ्ते बाद उठ के आ रहे हैं अब पढ़ना है, फिर एक हफ्ते के लिए सो गए, फिर जाग रहे हैं, उनका कभी एग्जाम क्लियर नहीं होता। बुरा लगेगा पर बहुत सच बात है कि जो ये सोचते हैं कि आज पढ़े कल ना पढ़े, परसों पढ़ लेंगे, देख लेंगे, आज मन नहीं कर रहा, उनका कभी कोई एग्जाम क्लियर नहीं होगा। वो सिर्फ हमेशा हर साल आके यही एक्सक्यूज देंगे कि मैम इतने से रह गया, उतने से रह गया, हो नहीं पाया, अब पता नहीं हमें आता था नहीं आता था, हम तो पढ़ नहीं पाए, हमारे तो इतने कम नंबर बने हैं। सो नहीं, आपके पास कोई कोचिंग का एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए किसी भी चीज को ना करने का। ये एक्सक्यूज जब हमारे पास होते हैं ना, तब हम वो चीज नहीं करते हैं। आपके पास एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। स्ट्रेटेजी की वीडियो मैंने डाल के रखी है, और आप अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो बना सकते हो। नीड you don't need to give any excuse if you have not qualified the exam. You just need a proper strategy, you just need practice, you just need revision and clarity that either you want to clear the exam or not. आपका एम क्लियर होना चाहिए, तभी आप उस चीज के लिए काम करोगे, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है सिर्फ ये सोच के कि भाई मुझे पेपर देना है, दे दो, सब दे रहे हैं मैं भी दे रहा हूँ। ये कोई लॉजिक नहीं है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने का, या उस एग्जाम में अपने 6 महीने 5 महीने जो भी आप लगा रहे हो उसको लगाने का। देयर इज नो एक्सक्यूज in wasting your crucial time. Okay, so this is from my side, rest is up to you. कैसी चीज लगी या वीडियो बताना जरूर, ठीक है। और कोई भी चीज आपको जरूरत है, डाउट है, वो आप जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय।